हमारे चारों ओर पौधों की दुनिया कितनी कमाल की है ना। हम्म। मतलब पानी में तैरने वाली छोटी छोटी एल्गी से लेकर आसमान छूते विशाल पेड़ों तक। लेकिन कभी ये सोचा है कि वैज्ञानिक इन लाखों तरह के पौधों को समझने और उन्हें एक फैमिली ट्री में अरेंज करने का ये मुश्किल काम करते कैसे हैं? ये तो एक बहुत बड़ी पहेली सुलझाने जैसा होगा। और ये एक ऐसी पहेली है जिसके जवाब अ, हमेशा बदलते रहते हैं। ये कोई पत्थर पर लिखी हुई लकीर नहीं है। हमारी समझ वक्त के साथ गहरी होती जाती है। अच्छा। हाँ, जैसे एक समय था जब विटेकर के मशहूर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंगाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स को भी प्लांट किंगडम का हिस्सा माना जाता था। अरे हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। लेकिन जैसे-जैसे हमारी जानकारी बढ़ी, हमें समझ आया कि वे असल में वो अलग परिवार के हैं। तो ये फैमिली ट्री लगातार अपडेट होता रहता है। तो चलिए इसी लगातार अपडेट हो रही समझ की गहराई में उतरते हैं। आज हम प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन की कहानी को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे पौधों को 5 मुख्य समूहों में बांटा गया है। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, पेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। हम्म। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये क्या है, बल्कि ये समझना है कि एवोल्यूशन की इस कहानी में हर ग्रुप एक रेवोल्यूशनरी कदम क्यों था। चलिए इसे जरा खोलकर समझते हैं। जब शुरुआती वैज्ञानिकों ने अपने आसपास इतने सारे अलग-अलग पौधे देखे होंगे, तो उन्होंने इन्हें ग्रुप में बांटने की शुरुआत कैसे की होगी? क्या बस ये देखा कि ये हरा है, ये लंबा है और बस काम हो गया? दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत कुछ ऐसी ही थी। सबसे पुराने क्लासिफिकेशन सिस्टम जिन्हें हम आर्टिफिशियल सिस्टम्स कहते हैं, जैसे लिनियस का सिस्टम, अच्छा। वे कुछ बहुत ही बुनियादी और बाहरी चीजों पर आधारित थे। जैसे पौधे की आदत कैसी है, उसका रंग क्या है, या उसकी पत्तियों की संख्या और बनावट कैसी है। ये ऐसा है जैसे आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में गए और आपने किताबों को उनके कवर के रंग या उनकी मोटाई के हिसाब से जमा दिया। अरे, इसमें तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मतलब एक लाल रंग की कॉमिक बुक और एक लाल रंग की मेडिकल टेक्स्ट बुक एक ही शेल्फ पर आ जाएंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका कवर लाल है। ये तो कोई कारगर तरीका नहीं हुआ। बिल्कुल सही पकड़ा। यही इसकी सबसे बड़ी कमी थी। इसने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स यानी जड़, तना, पत्ती और सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी फूल को बराबर इंपॉर्टेंस दे दी। जबकि हम जानते हैं कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर माहौल का बहुत असर पड़ता है। एक ही पौधा अलग-अलग माहौल में थोड़ा अलग दिख सकता है। सही बात है। इसके बाद आए नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, जैसे जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डॉल्टन हुकर का सिस्टम। उन्होंने कहा कि सिर्फ कवर का रंग देखना काफी नहीं है, हमें किताब के अंदर झांकना होगा। अंदर झांकने से मतलब पौधे के केस में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सिर्फ बाहरी रूप रंग नहीं, बल्कि पौधे के इंटरनल फीचर्स को भी देखना। उसकी अंदरूनी बनावट, यानी एनाटॉमी कैसी है, उसके बीज कैसे विकसित होते हैं, यानी एम्ब्रियोलॉजी, अच्छा। वो कौन से खास केमिकल्स बनाता है, यानी फाइटोकेमिस्ट्री। इन सब गहरी जानकारियों को मिलाकर एक ज्यादा मुकम्मल और तार्किक तस्वीर बनाई गई। ये हुई ना बात। ये तो वाकई में ज्यादा साइंटिफिक लग रहा है। तो आज के दौर में जब हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम कौन सा तरीका अपनाते हैं? आज हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को सबसे ज्यादा मानते हैं। ये क्लासिफिकेशन सिर्फ इस पर आधारित नहीं है कि पौधे कैसे दिखते हैं, बल्कि उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर आधारित है। मतलब कौन सा पौधा किसका रिश्तेदार है, उनके पूर्वज कौन थे, इस तरह से। बिल्कुल। ये इस अजम्पशन पर काम करता है कि एक ही टैक्सा या ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स का एक कॉमन एंसेस्टर होता है। ये वैसा ही है जैसे फैमिली ट्री बनाने के लिए हम डीएनए टेस्ट का सहारा लेते हैं, सिर्फ पुरानी तस्वीरों का नहीं। और अब तो हमारे पास कंप्यूटर्स की मदद से होने वाली न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, क्रोमोसोम की जानकारी पर आधारित साइटोटैक्सोनॉमी और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर आधारित कीमोटैक्सोनॉमी जैसे आधुनिक टूल्स भी हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात शुरू होती है। चलिए इस फैमिली ट्री की जड़ों से शुरू करते हैं। पहले ग्रुप से, एल्गे। ये सुनने में और दिखने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन असल में ये प्लांट किंगडम के गुमनाम हीरो हैं। बिल्कुल। एल्गे क्लोरोफिल वाले, सिंपल थैलॉइड, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रोफिक मतलब अपना खाना खुद बनाने वाले। हाँ, और ज्यादातर पानी में रहने वाले जीव हैं। थैलॉइड एक जरूरी शब्द है। इसका मतलब है कि इनका शरीर ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में बटा हुआ नहीं होता। अच्छा, एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है बस। हाँ, एक सिंपल स्ट्रक्चर। लेकिन इस सिंप्लिसिटी को कम नहीं आंकना चाहिए। ये सिंगल सेल वाले हो सकते हैं, कॉलोनियल फॉर्म्स में रह सकते हैं जैसे वॉल्वॉक्स, धागे जैसे फिलामेंटस फॉर्म्स में हो सकते हैं जैसे स्पायरोगायरा,
और कुछ तो विशाल समुद्री केल्ब्स भी होते हैं जो 100 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। 100 मीटर? ये तो किसी ऊंची इमारत जितना हो गया। और मैंने सुना है कि हमारे ग्रह के लिए अविश्वसनीय रूप से जरूरी है। एक चौंकाने वाला तथ्य ये है कि धरती का कम से कम आधा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एल्गी ही फोटोसिंथेसिस के जरिए करते हैं। हम्म इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जो हर दूसरी सांस लेते हैं उसकी ऑक्सीजन इन छोटे छोटे जलीय पौधों की देन है। ये बिल्कुल सही आंकड़ा है। ये हमारे प्लानेट के ऑक्सीजन साइकिल की रीढ़ हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये हमारे लिए सीधे तौर पर भी बहुत काम के हैं। क्लोरेला नाम की एक सिंगल सेल वाली एल्गा प्रोटीन से इतनी भरपूर होती है कि स्पेस ट्रैवलर्स इसे फूड सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वाओ, मतलब अंतरिक्ष में भी एल्गे का साथ नहीं छूटता। और जमीन पर इनका क्या आर्थिक महत्व है? जमीन पर भी इनका बहुत महत्व है। पोरफायरा, लैमिनारिया और सरगासम जैसी करीब 70 स्पीशीज को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। ब्राउन और रेड एल्गे से हाइड्रोकोलॉइड्स मिलते हैं। ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे एल्जीन और काराजीन, जिनका कमर्शियल यूज होता है। हम्म। और जेलीडियम और ग्रासिलारिया से मिलने वाला अगार तो आपको पता ही होगा। हाँ, वो जेली जैसा सब्सटेंस। वही, ये आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में और साइंस लैब्स में माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो एल्गे की भी अपनी फैमिली डिविजन्स होंगी। इन्हें आगे कैसे बांटा गया है? हाँ, मुख्य रूप से इन्हें 3 क्लासेस में बांटा गया है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उनके पास सनलाइट को पकड़ने के लिए कौन से खास पिगमेंट्स हैं और वे अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं। ओके। पहला है क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गे। जैसा नाम से जाहिर है, ये घाम जैसे हरे होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए और बी डोमिनेंट होता है। ये अपना भोजन स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। ठीक है। दूसरा, फियोफाइसी ब्राउन एल्गे। इनका रंग ऑलिव ग्रीन से लेकर भूरे तक हो सकता है। ये फ्यूकोजैंथिन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। ये भोजन को लैमिनारिन या मैनिटॉल के रूप में स्टोर करते हैं। और तीसरा? तीसरा है रोडोफाइसी रेड एल्गे। इनका लाल रंग आर फिकोइरिथ्रिन पिगमेंट के कारण होता है। और ये पिगमेंट एक तरह का सुपर पावर है। सुपर पावर? कैसे? ये इन्हें समुद्र में बहुत गहराई में उगने में मदद करता है, जहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। ये भोजन को फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। ठीक है। तो एल्गे तो पानी में खुश थे, उन्हें हर चीज आसानी से मिल रही थी। तो फिर पौधों को जमीन पर आने की जरूरत ही क्यों पड़ी? पानी में तो जीवन आसान था। जमीन पर तो गुरुत्वाकर्षण है, पानी की कमी है, सूख जाने का खतरा है। इवोल्यूशन ने ये इतना मुश्किल कदम क्यों उठाया? ये एक बेहतरीन सवाल है। जमीन पर चुनौतियां थीं, लेकिन अवसर भी थे। जमीन पर अनफिल्टर्ड सनलाइट थी, CO2 भरपूर थी और शुरुआती दौर में कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं था। अच्छा। इसी अवसर को भुनाने के लिए एवोल्यूशन का अगला कदम सामने आया, ब्रायोफाइट्स। इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस भी कहा जाता है। एम्फीबियंस जैसे मेंढक, मतलब ये दो दुनिया में रहते बिल्कुल, हैं। ये पौधे सॉइल में रह सकते हैं, लेकिन मेंढकों की तरह ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये पानी पर पूरी तरह निर्भर हैं। इनके स्पर्म्स को तैरकर एक तक पहुंचना होता है। ओहो। इसीलिए ये आपको नमी वाली और छायादार जगहों पर ही मिलेंगे। इनमें मॉसेस और लीवरवर्ट्स आते हैं। तो क्या ये एल्गे से ज्यादा एडवांस्ड थे? क्या इनमें जड़ें और तने आ गए थे? इनका शरीर एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड या विकसित जरूर था, लेकिन इनमें अभी भी ट्रू रूट्स, स्टेम या लीव्स नहीं थे। ये जमीन से राइजॉइड्स की मदद से जुड़े रहते थे। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है इनके लाइफ साइकिल की। जो मुख्य हरा भरा पौधा हमें दिखता है, वो पेरेंट जनरेशन गेमीटोफाइट है। और फर्टिलाइजेशन के बाद उसी के ऊपर उसकी चाइल्ड जनरेशन स्पोरोफाइट उगती है, जो अपने खाने के लिए पूरी तरह से पेरेंट पर निर्भर रहती हैं। क्या? हाँ, वो कभी आजाद नहीं होती। अरे वाह, ये तो बड़ा अजीब है। मतलब 2 पीढ़ियां एक साथ जी रही हैं और एक दूसरी पर पूरी तरह डिपेंडेंट है। क्या इनका हमारे लिए कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है? सीधे तौर पर बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन स्फैग्नम मॉस से पीट मिलता है, जिसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। और इसकी पानी सोखने की जबरदस्त क्षमता की वजह से इसे पैकिंग मटेरियल के तौर पर भी यूज करते हैं, ताकि जिंदा पौधों को ट्रांसपोर्ट करते समय वे सूखे नहीं। अच्छा। लेकिन इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। लाइकेंस के साथ मिलकर ये चट्टानों पर उगने वाले पहले जीव होते हैं। ये चट्टानों को तोड़कर मिट्टी बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं
और मिट्टी पर एक घनी चादर बनाकर सॉइल इरोजन को रोकते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स ने जमीन पर पैर तो जमा लिए, लेकिन वे अभी भी पानी के बहुत करीब रहने को मजबूर थे। एक तरह से वे पौधों की दुनिया के टॉडलर्स थे, जो अपने कंफर्ट जोन से ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे। तो एवोल्यूशन की कहानी में अगला हीरो कौन था, जिसने पौधों को सही मायने में जमीन पर दौड़ना सिखाया? वो हीरो थे पिटेरिडोफाइट्स, जिनमें हॉर्सटेल्स और फर्न्स आते हैं। ब्रायोफाइट्स ने जमीन पर आने की हिम्मत तो दिखाई, लेकिन उन्हें एक बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। और वो प्रॉब्लम थी प्लम्बिंग की। पानी और न्यूट्रिएंट्स को जमीन से खींचकर ऊपर पत्तियों तक कैसे पहुंचाया जाए। बिना पाइपलाइन के आप एक मंजिल से ऊंची इमारत नहीं बना सकते। तो टेरिडोफाइट्स ने इस प्लम्बिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। बिल्कुल। ये एवोल्यूशनरीली पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम पाए गए। अच्छा, ये पौधों का अपना इंटरनल प्लम्बिंग सिस्टम था। जाइलम पानी और मिनरल्स को ऊपर ले जाता है और फ्लोएम खाने को पत्तियों से बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। इस एक आविष्कार ने पौधों को पहली बार सही मायने में ऊंचा उठने और जमीन के अंदरूनी हिस्सों को जीतने की ताकत दी। कमाल है। तो ये वो मोमेंट था जब पौधे जमीन पर गगनचुंबी इमारतें बनाने की शुरुआत कर सकते थे। और इनकी प्लांट बॉडी भी ब्रायोफाइट से अलग होगी? हाँ, वैस्कुलर टिश्यूज की वजह से इनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स डेवलप हुए। टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी एक स्पोरोफाइट होती है, जो ब्रायोफाइट से ठीक उल्टा है, जहां गैमीटोफाइट डोमिनेंट था। अच्छा, होगा। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकास हुआ, हेटेरोस्पोरी का। ज्यादातर पेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं, यानी एक ही तरह के स्पोर्स बनाते हैं। लेकिन सेलेजिनेला और सैल्विनिया जैसे कुछ जेनेरा हेटेरोस्पोरस होते हैं। मतलब ये दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं, माइक्रो छोटे मेल और मैक्रो बड़े फीमेल। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि बीज का बनना एक तरह से पौधे के लिए अपने बच्चे को एक पैक्ड लंच बॉक्स और एक प्रोटेक्टिव हेलमेट के साथ दुनिया में भेजने जैसा था, ताकि वो मुश्किल हालात में भी सर्वाइव कर सके? ये तो वाकई एक एवोल्यूशनरी मास्टरपीस है। आपकी एनालॉजी एकदम सटीक है। ये घटना, जहां फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट पौधे पर ही रहता है और वहीं यंग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, इसे सीड हैबिट की तरफ एक प्रीकर्सर यानी पहला कदम माना जाता है। ये एवोल्यूशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। असली दबदबा शुरू हुआ। बीज वाले पौधे। शुरुआत करते हैं जिम्नोस्पर्म से। इनके नाम में ही कोई राज छिपा है ना? हाँ, जिम्नोस्पर्म का मतलब ही है नेकेड सीड्स। जिम्नोस मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड्स। नेकेड सीड्स। हाँ, इन पौधों में ओव्यूल्स किसी ओवरी वॉल से ढके नहीं होते, इसलिए फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाले बीज भी एक्सपोज्ड यानी नेकेड रहते हैं। इसमें कौन से पौधे आते हैं? ये तो सुनने में काफी पुराने और मजबूत लगते हैं। ये पौधे वाकई में बहुत पुराने हैं। इन्हें आप प्लांट वर्ल्ड के डायनासोर्स समझ सकते हैं। हाँ, इनमें पाइनस, पाइन और साइकस जैसे पौधे आते हैं। और एक हैरान करने वाला उदाहरण है जायंट रेडवुड ट्री, सिकोया। हाँ, जो दुनिया की सबसे लंबी ट्री स्पीशीज में से एक है। बिल्कुल। ये पौधे खुद को एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और हवा से बचाने के लिए बहुत अच्छे से अडेप्टेड होते हैं। जैसे कॉनिफर्स की सुई जैसी पत्तियां सरफेस एरिया कम करती हैं और उनका थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमेटा पानी के लॉस को कम करते हैं। ये उनका सर्वाइवल गियर है। हाँ, कह सकते हैं। तो आखिर में आते हैं आज के दौर के राजा, सबसे डोमिनेंट ग्रुप एंजियोस्पर्म्स, यानी फूल वाले पौधे। ये जिम्नोस्पर्म से इतने ज्यादा सफल क्यों हुए? फूलों के अलावा और क्या बड़ा डिफरेंस है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एंजियोस्पर्म्स ने मार्केटिंग और पैकेजिंग की कला में महारत हासिल कर ली। मार्केटिंग और पैकेजिंग पौधों में? हाँ, जिम्नोस्पर्म्स के बीज नेकेड थे, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में ओव्यूल्स एक विशेष स्ट्रक्चर फ्लावर के अंदर डेवलप होते हैं और एक ओवरी वॉल से ढके होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद यही ओवरी फल में बदल जाती है और ओव्यूल्स बीज में। अच्छा, तो एंजियोस्पर्म्स में बीज एक फल के अंदर सुरक्षित रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? फूल और फल सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं है, बल्कि एक बहुत चालाक एवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी है। ये एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी है। फूल असल में एक मार्केटिंग टूल है। अपने चमकीले रंगों और खुशबू से वो पॉलिनेटर्स जैसे मधुमक्खियों, तितलियों और पक्षियों को आकर्षित करते हैं, जो पॉलिनेशन का काम मुफ्त में कर देते हैं। और फल एक पैकेजिंग और डिलीवरी सिस्टम है। ये तो मजेदार है।
मतलब एक आम का फल असल में आम के पेड़ की तरफ से किसी बंदर या इंसान के लिए एक रिश्वत है कि तुम ये स्वादिष्ट फल खाओ और बदले में मेरे बीज को कहीं दूर ले जाकर फेंक दो ताकि मेरा वंश आगे बढ़ सके। बिल्कुल, यही बात है। ये एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। इसी स्ट्रैटेजी की वजह से एंजियोस्पर्म्स आज दुनिया में सबसे ज्यादा फैले हुए और विविध समूह हैं। सबसे छोटे पौधे वुल्फिया से लेकर 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे यूकेलिप्टस के पेड़ों तक सब इसी ग्रुप में आते हैं। सही बात है। हमारा भोजन, चारा, ईंधन, दवाइयाँ और लगभग हर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इन्हीं से मिलता है। इन्हें आगे 2 क्लासेस में बांटा गया है, डाइकोटिलेडॉन्स और मोनोकोटिलेडॉन्स। तो आज हमने पौधों के वर्गीकरण की एक शानदार यात्रा की। पानी की सरल दुनिया में एल्गे से शुरुआत हुई, फिर जमीन पर पहला कदम रखने वाले ब्रायोफाइट्स आए, फिर जमीन को जीतने वाले प्टेरिडोफाइट्स जिन्होंने प्लम्बिंग का आविष्कार किया, और आखिर में बीज की क्रांति लाने वाले जिम्नोस्पर्म्स और फल और फूलों से दुनिया पर राज करने वाले एंजियोस्पर्म्स तक। अगर हम इस पूरी यात्रा को एक नज़र में देखें तो कुछ बड़े एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स साफ दिखते हैं। पहला, पानी पर निर्भरता कम होती गई। दूसरा, प्लांट बॉडी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई, सिंपल थैलस से ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स तक। और तीसरा, रिप्रोडक्शन की स्ट्रेटजी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होती गई, स्पोर से नेकेड सीड्स और फिर फल के अंदर प्रोटेक्टेड सीड्स तक। हर कदम ने पौधों को और ज्यादा सफल और विविध बनाया। सोचते हुए तो आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने शुरू में बात की थी कि प्लांट किंगडम की हमारी समझ लगातार बदल रही है। आज हमारे पास जेनेटिक एनालिसिस और डीएनए सीक्वेंसिंग जैसे शक्तिशाली टूल्स हैं जो हमें पौधों के रिश्तों के बारे में वो कहानियां बता सकते हैं जो पहले छिपी हुई थीं। बिल्कुल। तो ये सोचने वाली बात है कि आज हम जिन क्लासिफिकेशंस को स्टैंडर्ड मानते हैं, क्या वे अगले 50 सालों में पूरी तरह से बदल सकते हैं? पौधों का ये फैमिली ट्री अपने बारे में और कौन से गहरे राज खोलने वाला है?